हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम स्टाफ नर्स का होने वाला है और एएनएम का होने वाला है। उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण सिलेबस है। तो हिंदी आज से हम आपको पढ़ाएंगे, डेली एक क्लास होगी हिंदी की। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास लेने के लिए अपना समय निकाल लीजिएगा। एक बार वीडियो के सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सब लोग जल्दी से शेयर कर देंगे वीडियो को। सबको वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। हिंदी जिसमें 10 महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, सारे चैप्टर एक एक करके पढ़ाया जाएगा। थियरी पार्ट होगा, उसके बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट की जाएगी। और हिंदी 20 में आपको मैक्सिमम नंबर लेके आना है। 20 में 20 की तैयारी हम करा देंगे। मैक्सिमम बच्चे 20 में 20 नंबर लेके आएंगे। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एक बार आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएंगे। सबको वेरी गुड इवनिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं कम समय में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला आज शुरू करेंगे। 10 चैप्टर आपका कौन कौन सा आपको पता होगा। सिलेबस आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें वर्णमाला है आपका, विराम चिन्ह है, शब्द रचना, वाक्य है, और संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा और तत्सम तद्भव। ये मुख्य आपके 10 टॉपिक है जो कि हिंदी में दिया हुआ है। तो सारे चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे। आज आपका शुरू किया जाएगा वर्णमाला। आज से आपको वर्णमाला पढ़ना है। पूरा वर्णमाला आज खत्म कर देंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कल आपके सामने रखे जाएंगे। तो वर्णमाला को ध्यान से देखिए। मैक्सिमम प्रश्न यहीं से बनते हैं। कम से कम 4 या 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्णमाला आप ध्यान से देखिएगा। कुछ है नहीं, बस एक बार अच्छे से देख लीजिए और एक क्लास क्वेश्चन वाला कर लीजिएगा। सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए वर्णमाला देख लेते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला मतलब वर्ण या अक्षर, इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं या फिर अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर उस ध्वनि प्रतीक को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण या अक्षर वह ध्वनि प्रतीक है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। संस्कृत में दिया है न क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिसका कभी क्षरण या नाश न हो सके या फिर जिसके टुकड़े न हो सके उसको क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं। परिभाषा एक बार देख लीजिए। जिसका कभी क्षरण या नाश न हो सके या फिर जिसके टुकड़े न हो सके उसको अक्षर कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो अक्षर होते हैं या फिर वर्ण होते हैं उसके समूह को, एक व्यवस्थित समूह होता है, उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को मिला के वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आगे देखेंगे। वर्णमाला का कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ध्यान से आप लोग देख लीजिए कौन कौन। तो स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 या फिर 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं या फिर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होता है। जिसमें 11 स्वर होता है। कुल स्वरों की संख्या 11। उसमें से ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर आपका 4 होता है। कौन कौन? तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ और औ, ये 11 मूल स्वर होते हैं। और इसमें से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण 41 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन आपको पढ़ने होते हैं, जो इस प्रकार है। 41 व्यंजन वर्ण होते हैं, जबकि उसमें से मूल रूप से 33 व्यंजन आपको जो पढ़ने होते हैं उसको आपको देखना है, बाकी वो भी पढ़ना है। लेकिन जो मूल, ऐसे पूछा जाए मूल कौन कितने हैं, तो
33 और कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं तो 41। आगे कैसे कैसे कौन कौन सा है, कहाँ कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, उसको सब कुछ आपको ध्यान से दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से, तो क वर्ग के वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन में क वर्ण के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के। स्पर्श व्यंजन में कुल 25 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल कितने अक्षर होते हैं तो 25। अभी आपको आगे बता दिया जाएगा, यहाँ थोड़ा डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आगे आगे अभी पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 होते हैं। कौन कौन से, तो अभी आपको बताया गया ऊपर कि 33 मूल व्यंजन होते थे। 33 मूल व्यंजन आपको अभी बताए जा रहे हैं, उसमें से स्पर्श व्यंजन पहला है। तो स्पर्श व्यंजन में आपके 25 वर्ण होंगे। क वर्ग के पूरे वर्ण होंगे 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपका प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि स्पर्श व्यंजनों में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25। स्पर्श व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन में व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से वर्ग आते हैं, या फिर ये भी एग्जाम में प्रश्न बना है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं तो 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से, तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ग आते हैं तो देख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपके 5 वर्ग आते हैं। क वर्ग में देखिए कौन कौन सा अक्षर है, ख में च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में, ये 25 अक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन। और वर्ग कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन में तो 5। ये देख लीजिए, अब क ख ग आपको देखना है। क वर्ग में कौन कौन सा अक्षर है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड़ ढ ढ, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये 25 वर्ण आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, अभी ऊपर आपने देखा कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन, तो स, श, ह और ह। स, ख, श और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं तो 2। द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ से कई बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यंजनों से अगर प्रश्न बनता है या फिर वर्णमाला से तो संयुक्त व्यंजन से बनता है, क्योंकि पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन से, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि छ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है तो आधा क और स से मिलकर बना है। त्र किससे बना है तो आधा त और र से बना है। ज्ञ किससे बना है तो आधा ज और य से बना है। स्र किससे बना है तो आधा स और र से मिलकर स्र बनता है। तो ये आप लोग देख लीजिए कौन सा वर्ण किस 2 वर्णों के मिल संयुक्त होने से बनता है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं तो अनुस्वार अंग को कहते हैं और विसर्ग अ से अ को कहते हैं। ये आपको पता होगा, अनुस्वार अंग को कहते हैं और विसर्ग को अ कहते हैं। देख लीजिए ये दोनों वर्णमाला में स्वर में 2 आपको 11 दिखाया गया था, बाकी अंग और अ नहीं था। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। मुख्य रूप से अभी आपने ऊपर देखा था स्वर व्यंजनों की संख्या 11, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, अनुस्वार और विसर्ग
दो होते हैं, मतलब एक एक करके, एक अनुस्वार एक विसर्ग दोनों हो जाए एक। कुल इस तरह कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। अभी आप लोग ऊपर देखे थे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विदेशी देशों में, मतलब विदेशों के प्रभाव से कुछ विदेशी भाषाओं ध्वनियों का प्रभाव भी हिंदी में पड़ा है। वो कौन कौन सी ध्वनियाँ, कौन कौन से शब्द हैं, देखेंगे अभी आगे कि विदेशों का प्रभाव किन किन वर्णों पे पड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं उसको भी जानना जरूरी होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये ध्वनि तल बिंदु या फिर नुक्ता वाले वर्ण कहलाते हैं। नुक्ता वाले वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं या फिर कौन कौन होते हैं उसको देखेंगे। तो जिन वर्णों पे विदेशी भाषाओं या फिर विदेशी ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है उसको नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं या फिर तल बिंदु कहते हैं। आपने देखा होगा कि क लिखा जाता है, उसके नीचे एक बिंदी दिया जाता है, ख लिखा जाता है, बिंदी दिया जाता है, ग लिखा जाता है, एक बिंदी दिया जाता है, ज लिखा जाता है फिर बिंदी, और फ लिखा जाता है उसमें भी बिंदी दिया जाता है। तो ये विदेशी भाषाओं का प्रयोग, मतलब विदेशी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है किस किस वर्णों पे। तो आपने देखा अभी कि ये ध्वनियाँ तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहलाते हैं जो क ख ग ज और फ आदि में देखने को मिलते हैं। लेकिन क ख ग का प्रयोग अब बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग अपने यहाँ हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है या फिर ना मात्रा के बराबर देखने को मिलता है। तो इसको भी देख लिया किन किन शब्दों पे विदेशी ध्वनियों का प्रभाव पड़ा है। तो क ख ग ज और फ पे पड़ा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न एक बार फिर उसको देख लेंगे जल्दी जल्दी, उसका पुनर्विलोकन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक एक लाइन में परिभाषा देख लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। स्वर के बारे में देखेंगे अभी आप लोग कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी अवरोध या फिर बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उच्चारण, तो उसको क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी आपने देखा ऊपर ह्रस्व स्वर, नीचे भी अभी बताया जाएगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है। एक बार वीडियो के लिंक को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ अगर आपके कमेंट की रिप्लाई नहीं मिलती है तो आप लोग मैसेज करके पूछिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। पीडीएफ आपको अभी शेयर कर दिया जाएगा, पीडीएफ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर से अधिक उच्चारण में समय लगे तो उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए देख लिए मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो 4 मूल स्वरों की संख्या 4। यहाँ पे स्वरों की बात की जा रही है न कि व्यंजनों की। स्वरों के बारे में देखें, मूल स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। ह्रस्व स्वर मूल स्वर को ही कहते हैं और छोटी ई, छोटा ऊ और री ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख लीजिए। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये 4 दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आगत स्वर किसे कहते हैं, तो आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसको आगत स्वर कहते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगत स्वर ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बने हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। अग्र स्वर किसे कहते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके। एक एक पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न जैसे बनता है वैसे वैसे पीडीएफ आपके सामने रखा गया है, वैसे ऐसे आपको बताया जा रहा है। एक बार आप क्लास ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद से प्रश्नों का सीरीज जो कल आएगा उसको भी देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपकी वर्णमाला से नहीं रहेगी। अग्र स्वर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, तो बड़ी ई, छोटी ई, ए और ए। मध्य स्वर अ होता है। पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये पश्च स्वर होते हैं। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, समृद्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ी ई और बड़ा ऊ समृद्ध होते हैं। अर्ध समृद्ध कौन कौन से होते हैं, तो छोटी ई और छोटा ऊ अर्ध समृद्ध होते हैं।
चलिए अगला देख लेते हैं। विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो विवृत होता है आ, ए और ओ। अर्धविवृत ए, अ, ओ और आ, ये अर्धविवृत होता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। व्यंजनों के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। स्पर्श व्यंजन आपके 25, अंतस्थ 4, उष्म 4, आगत व्यंजन 2। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अर्धस्वर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? य और व। अर्धस्वरों की संख्या 2, य और व दोनों अर्धस्वर हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ल को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। देख लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन अलग, उष्म संघर्षी व्यंजन देख लीजिए। स, श, ख और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन आप लोग देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, उच्छिप्त व्यंजन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ड और ढ दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पे ई दे दिया है, वो गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2, ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। चलिए देख लेते हैं घोष और अघोष किसे कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके बने हैं। तो अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, ख और स को अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ग, यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का दिया है प्रथम और द्वितीय वर्ण, मतलब आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ और घ, ये एक वर्ग हो गया। इस वर्ग का प्रथम मतलब क और द्वितीय ख, ये अघोष व्यंजन होते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष व्यंजन होता है। और इसके साथ ही आपका फ, स और स, फ, स, ख और स, ये अघोष व्यंजन होते हैं। तो अघोष व्यंजनों की संख्या आप लोग देख लीजिए कौन कौन होती है। तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम, जैसे आपका क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया और य। और द्वितीय व्यंजन ख, अभी आपको समझाया तो ऊपर द्वितीय व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा। तो द्वितीय व्यंजन ख हो गया, छ हो गया, ठ हो गया, थ हो गया, ये आपका अघोष व्यंजन होगा। अभी आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगा, वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? सघोष को कई बार घोष व्यंजन भी लिखा जाता है। सघोष को कई जगह घोष व्यंजन भी लिखा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अगर घोष व्यंजन पूछ दे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि घोष या फिर सघोष दोनों एक ही है। तो घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ पंचम, मतलब प्रथम द्वितीय तो अघोष हो गया, 1, 2 अघोष हो गया, और 3, 4 और 5 प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ये सारे वर्ण ई, ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह, ये सभी सघोष या फिर घोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण का 3, 4, 5 मतलब 345 याद रखिएगा। घोष के लिए 345 मतलब 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या फिर सघोष होता है और प्रथम और द्वितीय अघोष होता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण के लिए देख लीजिएगा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ण में प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन या फिर और अंतस्थ व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं उसको अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा पूरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा? तो य, र, ल, व,
ये पूरे अंतस्थ व्यंजन और प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए महाप्राण की परिभाषा कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और उष्ण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ तथा उष्ण व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण कौन सा होता है? तो प्रथम, तृतीय और पंचम, 1, 3, 5 महाप्राण होगा और 2 और 4 1, 3, 5 अल्पप्राण होगा और 2 और 4 महाप्राण होगा। चलिए नासिक व्यंजन आप लोग देखे होंगे। नासिक व्यंजन ये ई लिखा है, ई नहीं है, ङ, य, ळ, न, म। नासिक व्यंजनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होती है। कौन कौन से? तो ङ, य, ळ, न और म नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है। चलिए अगला देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर अभी आपने देखा था, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या और उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, कोई किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसको आप लोग देखेंगे। तो कंठ से उच्चारण कहाँ कहाँ का, किस किस वर्ण का होता है, तो देख लीजिए यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। तो कंठ से उच्चारण अ का होता है, आ का होता है, क, ख, ग, घ, ङ और ह तथा विसर्ग, विसर्ग मतलब अ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है इन सब का? तो कंठ से। कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग से इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के बाद तालु या फिर तालव्य। तालु से उच्चारण किसका किसका होता है या फिर तालव्य से? तो बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और स, इन सब का उच्चारण तालु से होता है। तालव्य मतलब पहला देखिए कंठ से, फिर तालु से, उसके बाद से आगे देखें मूर्धा। मूर्धा मतलब जीभ से देखिए किसका किसका उच्चारण होता है? तो री, यहाँ पे री होगा, री का भी उच्चारण मूर्धा से होता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, र तथा स का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा का देख लीजिए जल्दी से एक बार फिर, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और ख, ये मूर्धा से इन सब का उच्चारण होता है। देख लीजिएगा यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दंत। दंत से किसका किसका उच्चारण होता है? तो त, थ, द, ध, न, ल और सड़क वाला स का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दंत है। दंत से किसका किसका उच्चारण होता है? पढ़ के एक बार देख लीजिए, त, थ, द, ध, न, ल, स। देखिए इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दंत से। ओष्ठ से किसका किसका होता है? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से होता है। एक बार पढ़ के आप देखिए, अ, उ, प, फ, ब, भ, म। देखिए में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ओष्ठ से। नासिक के अभी आपने देखा, नासिक से उच्चारण किसका किसका होता है? तो ङ, ड़, न, म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो नासिक। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। कल इसी से संबंधित प्रश्न होगा, तो आप लोग ध्यान से आज का पीडीएफ देख लीजिएगा, क्लास देख लीजिए। अगर न समझ में आए तो मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, तो उसको आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। और ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो कंठोस्थ है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कंठ ओष्ठ दोनों मिला के कंठोस्थ से उच्चारण किया जाता है। किसका किसका? तो ओ और औ का। तो यह था वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण व्याख्या। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको दिया गया है ग्रुप, वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका क्या है? तो 8299549761। यहाँ से आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। वर्णमाला से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जो समझ में ना आए तो आप लोग जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एक बार लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। थैंक यू।